गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक पीएससी सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रुप जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, ग्रुप जो है वो बेसिकली एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। राइट, क्या होता है? एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। नाउ अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन से मिलकर बनता है। क्लियर? एक आपके पास नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर जो बनाएंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देखें, मान लीजिए मेरे पास एक जी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, जी नॉन एम्प्टी सेट है और बाइनरी ऑपरेशन मान लेता हूं स्टार। मैक्सिमम बुक्स में इस स्टार की जगह आपको सर्कल से भी कई डिनोट करते हैं, है ना। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट इसको यही मान के चलेंगे। ठीक है, ठीक है, स्टार एज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना यही आपके पास ग्रुप बन जाता है, यही आपके पास ग्रुप बन जाता है जब ये 4 प्रॉपर्टीज को क्या कर डाले? सेटिस्फाई कर डाले। ठीक है, 4 पोस्टुलेट्स 4 एक्सियोम्स को क्या कर डाले? सेटिस्फाई कर डाले। और वो पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं आपके पास? फर्स्ट वन इज क्लोजर, क्लोजर एक्सियोम। सेकंड वन इज एसोसिएटिविटी, सेकंड वन इज एसोसिएटिविटी, और सिंपली एसोसिएटिव एक्सियोम भी बोल सकते हो, है ना। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ वन, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। राइट, देखो सबसे पहले आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक क्या है? अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट्स से जी, इक्विप्ड विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टार टू फॉर्म अ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्लियर? अब यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका ग्रुप बन जाता है जब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका इन 4 पोस्टुलेट, इन 4 एक्सियोम्स को क्या कर डाले? सेटिस्फाई कर डाले। क्लियर? जाहिर सी बात है, अगला क्वेश्चन यही बनेगा कि मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और ये जो इनवर्स एलिमेंट है ये क्या चीज़ें हैं, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आपके पास बीएससी सेकेंड ईयर में तो सिर्फ एक ही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बाद भी ये जो आपका ग्रुप है, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बाद भी आपको बहुत सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो एक बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, बेसिक, सबसे पहला, फंडामेंटल। अब इसके एडवांस लेवल की अगर बात की जाए तो देखो, अगर मैं आपको यहां पे बोलूं कि ये मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट था और एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर ये 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर डाले तो वो ठीक है, वो ग्रुप बन गया। इसी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक में आपका एक लास्ट टॉपिक होगा रिंग फील्ड वाला। ठीक है, उसी में अगर आपके पास मान लीजिए ये मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट मान लीजिए आर है, लेट्स से आर मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन कितने हैं वहां पे? 2। बाइनरी ऑपरेशन कितने आ जाएंगे? 2। मान लीजिए वहां पे होगा एडिशन और यहां पे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब ये एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें एक नॉन एम्प्टी सेट है और बाइनरी ऑपरेशन कितने हैं? 2। ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है चीज, ये भी एक अलजेब्रिक सिस्टम है। अब ये भी कुछ 7-8 प्रॉपर्टी, 7 प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, और यही आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर उस टाइम पे क्या बन जाता है? रिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? क्या समझ में आ रहा है आपको संचित? यस सर। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है?
कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही नहीं पढ़ने वाले हैं आप, आपकी सेकेंड ईयर में, एचपीयू सेकेंड ईयर में जो आपका सिलेबस है उसमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये सबसे बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्रुप। और उसके बाद नेक्स्ट जो है जिसमें एक नॉन एम्प्टी सेट और 2 बाइनरी ऑपरेशन अगर आपके पास आते हैं तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर 7 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर डाले तो उसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं हम, रिंग बन जाती है। और फर्दर उसी रिंग से आगे फिर फील्ड, समझ रहे हो ना मेरी बात, फिर इंटीग्रल डोमेन, फिर आगे चलता जाएगा। तो आप समझने की कोशिश करें कि ये जो बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये कितना इंपॉर्टेंट है ना। ये बेसिक जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर आपको ग्रुप समझ में आएगा, यकीन मान के चलिए मेरा, अगर आपको ग्रुप समझ में आएगा तो सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कोएफिशिएंट ग्रुप, आगे जितनी भी थ्योरम्स होंगी या जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, ये बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये समझना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं समझोगे तो फिर अब वही है, क्रैमिंग करनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। तो अच्छा, अगर इससे भी एडवांस लेवल की बात की जाए तो फाइनल ईयर में, बीएससी फाइनल ईयर में आपको एक बुक है लीनियर अलजेब्रा, दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ना, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक उठाया हमने एक ग्रुप। नेक्स्ट क्लास में आपके पास एक जो लीनियर अलजेब्रा में एक जो आपकी बुक है, इसमें भी फर्दर एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। वहां पे क्या होगा, 2 आपके पास नॉन एम्प्टी सेट होंगे, मान लीजिए बी और एफ। वहां पे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ये कुछ इस तरीके का कि जिसमें 2 नॉन एम्प्टी सेट होंगे और 2 ही आपके पास क्या होंगे, बाइनरी ऑपरेशन, 2 ही आपके पास क्या होंगे, बाइनरी ऑपरेशन। और उस टाइम पे ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके, जो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका बनेगा वेक्टर स्पेस। क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस। क्लियर है ना। देखो, सबसे पहले आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बेसिक ग्रुप बनाता है, एक ग्रुप को बना देता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके। और नेक्स्ट आपके पास इसी क्लास में रिंग आएगा एक टॉपिक, ठीक है, जो रिंग, ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही होगा, ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही होगा जिसमें एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, 2 बाइनरी ऑपरेशन हो गए और कुछ प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके वही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग बन जाएगा वहां पे। फिर उसके बाद फील्ड है वो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही बनेगा, है ना, बेसिक। और नेक्स्ट जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी लीनियर अलजेब्रा में आपको ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वेक्टर स्पेस कहलाएगा। जब ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें 2 नॉन एम्प्टी सेट होंगे, है ना, और 2 ही बाइनरी ऑपरेशन होंगे, और ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे, उसी को वही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक स्पेस बनाता है, उसी स्पेस का नाम होता है वेक्टर स्पेस। क्लियर। नाउ अब अगर वेक्टर स्पेस समझ में आएगा तो लीनियर अलजेब्रा का जो बेसिक है, जो लीनियर अलजेब्रा जो आपका फाइनल में आएगा, वो जो बेसिक है उसका बेसिक वेक्टर स्पेस, सबसे पहला टॉपिक यही आएगा। क्लियर। और सिमिलर वे में जो सेकेंड ईयर का आपके पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है उसका बेसिक क्या है, ग्रुप्स। इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ चुके हो कि कितनी इंपॉर्टेंट वो है ये, ठीक है। अगर ग्रुप समझ में आएगा तो आगे ये सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फिर आपको समझ में आएंगे। अगर बेसिक ही नहीं समझ में आएगा आपको, बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही अगर क्लियर नहीं है तो आगे फिर नहीं चलेगा ऐसे, ठीक है। मुझे यहाँ बताओ कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्लियर। नेक्स्ट देखें कि अगर इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात हुई है तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो ये नॉन एम्प्टी सेट है और दूसरा यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब बेसिक इससे भी अगर मैं बात करूँ तो जाहिर सी बात है, पता होना चाहिए कि सेट क्या है ना, और सेकंड बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ठीक है। इसको करवाने से पहले मैं आपको हल्का सा एक करवा देता हूँ यहाँ पे कि सेट क्या है और बाइनरी ऑपरेशन क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हो यांसी कि सेट क्या चीज़ होती है? नो प्रॉब्लम, बताओ जितना भी है अगर आपको है। बिल्कुल सही है, यस, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। देखो, जब अगर मैं सेट की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए ये सेट आपके पास वर्ड है। सेट सुनते ही मेरे माइंड में क्या बात आती है कि कहीं सेट मतलब कहीं कलेक्शन, सेट बोलते हैं ना, सेट है ये, जैसे डिफरेंट मार्कर्स हैं यहाँ पे, है ना, सेट है, सॉरी कलेक्शन है। आप यहाँ पे बैठे हैं सभी स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट की कलेक्शन है,
है ना। आप बोलोगे कि मतलब कि बुक्स हैं, बुक्स रख दो आप अलग अलग, वो भी तो एक टाइप की कलेक्शन है। क्या यूनिवर्स में हर कलेक्शन सेट होगी? तो आंसर होगा नहीं। हर टाइप की कलेक्शन जो है वो आपकी सेट नहीं होगी, कुछ पर्टिकुलर टाइप की जो कलेक्शन होगी वही सेट बनेगी। कौन सी कलेक्शन? आओ यहां पे, जिसमें 2 रूल्स एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहला रूल, ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। क्या हो? वेल डिफाइंड हो, और जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। अब इस डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है ना? हाँ, डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, है ना। ठीक है, अब ये डिस्टिंक्ट का तो मतलब क्लियर है कि डिस्टिंक्ट क्या चीज़ है? डिफरेंट। बट ये जो वेल डिफाइंड है ना, ये जो वेल डिफाइंड है, इसका मतलब क्या पता है आपको? हल्का सा अगर कुछ याद हो, वेल डिफाइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, तो इस वेल डिफाइंड का मतलब देखो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा ऑब्जेक्टिविटी का, है ना। देखो, एक वर्ड होता है आपके पास ऑब्जेक्टिविटी, और एक होता है आपके पास सब्जेक्टिविटी। इसको रादर देन कि मैं डेफिनेशन इनकी बता दूं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं इसको, ठीक है। देखो अनुराग, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 सो चलते जाएंगे, वो नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर, देखो कलेक्शन है ना, वो नेचुरल नंबर है ना। अगर आपसे पूछूं, वो भी आंसर सही आपका वही होगा। अगर सचिन मैं आपको पूछूं, आंसर आपका भी वही होगा कि नेचुरल नंबर यही है, 1 2 3 4 5 सो चलते जाएंगे, है ना। आप सभी को अगर मैं पूछूं, तो यूनिवर्स में भी अगर किसी से पूछा जाए कि नेचुरल नंबर क्या है, तो आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। आंसर एक आएगा, है ना। देयर इज अ ऑब्जेक्टिविटी, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिविटी। मतलब कि आंसर में वेरिएशन नहीं आ रही है। अच्छा, इसका उल्टा अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन से हैं, तो हो सकता है आप, अब जैसे हम इंडियंस हैं, है ना, तो हम क्या बोलेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर हो गए, MS धोनी हो गए, है ना, विराट कोहली हो गए। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छे प्लेयर हैं, है ना। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए जैसे और किसी का, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले, है ना, अगर उनसे कोई पूछे कि आपके फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन है, तो हो सकता है वो अपना अपना पॉइंट बोले, है ना। एडम गिलक्रिस्ट जी, ठीक है ना, उनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। अब ये यहाँ पे क्या देखा आपने? यहाँ पे ओपिनियन चेंज हो रहा है, आंसर में वेरिएशन आ रही है यहाँ पे, है ना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ अलग है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है बट अलग भी। तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे क्या है? सब्जेक्टिविटी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होते हैं, है ना, वहाँ पे क्या होता है? टिक मार्क लगाना होता है ना, या फिर तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होती है। मतलब एक क्वेश्चन का वही आंसर होगा, दो तो हो नहीं सकते, है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी में क्या है? यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है ना। बट सब्जेक्टिविटी में, सब्जेक्टिव पेपर आप कुछ भी अपने पॉइंट वहाँ पे डाल सकते हो। ओपन एंडेड होता है, लेकिन यहाँ पे होता है क्लोज्ड एंडेड, है ना, बाउंड रह जाता हूँ मैं, है ना। तो ये जो आपके पास वेल डिफाइंड है ना, ये और कुछ नहीं है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी का रूल ही एप्लीकेबल होता है। क्लियर? जो आपकी वेल डिफाइंड ये जो वर्ड है, ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी से ही डील करेगा यहाँ पे, है ना। तो हर टाइप की कलेक्शन सेट नहीं होगी, पर्टिकुलर वही कलेक्शन आपकी सेट बनेगी जिसमें ये 2 रूल्स अप्लाई होंगे। कौन से? एक तो वो कलेक्शन क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और दूसरे जो एलिमेंट्स होंगे उसके वो सारे कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट या डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा था कि नेचुरल नंबर जो है वो क्या है? 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी, ये चलते जाएंगे, है ना। आपने यहाँ पे देखा क्या इसमें ये दोनों रूल लग रहे हैं? बिल्कुल वेल डिफाइंड है, क्योंकि जिससे मर्जी पूछो आंसर ही उसका सेम आएगा, है ना। और अगर आप यहाँ पे दूसरे की बात करें डिस्टिंक्ट, तो देखो 1 2 3 4 ये अलग अलग एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट है, रिपीटेशन अलाउड नहीं हो सकती इसमें, सेट में, ठीक है। तो आपको आई होप ये सेट पता चला होगा कि सेट क्या चीज होती है आपके पास, है ना। अच्छा, नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन, है ना। नेक्स्ट क्या है आपके पास? बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली और कुछ नहीं है, एक फंक्शन ही होता है ना। बाइनरी ऑपरेशन एक
फंक्शन ही होता है। जाहिर सी बात है अगर फंक्शन है तो उसका कुछ डोमेन होगा और रेंज भी होगी, है ना, कोडोमेन, सॉरी डोमेन और कोडोमेन, है ना। तो देखते हैं, तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये ऐसा फंक्शन है, मान लीजिए लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, है ना, और स्टार से डिफाइन करता हूं मैं, जैसे हम लिखते हैं ना एफ फ्रॉम ए टू बी, ये उस टाइम पे फंक्शन होता है, और दो आपके पास ये डोमेन और ये कोडोमेन, ऐसा ही होता है। सिमिलर वे में अगर मैं इस फंक्शन को, बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन को मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से, ये स्टार ये वाला जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए ध्यान से समझ लीजिए, ठीक। ये जो स्टार है यही आपका बाइनरी ऑपरेशन है बेसिकली, ठीक है। देखो नेक्स्ट, एक सेट लिया, उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए टू ए, ये मैप है, ये फंक्शन है, यही बाइनरी ऑपरेशन होता है बेसिकली, है ना, जिसमें ये इसकी स्पेशलिटी ये है कि आपके पास इसका जो डोमेन सेट होता है वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक, और जो कोड मेन होता है वो सेट इटसेल्फ, जो सेट लिया वही मिल गया, है ना। अब जैसे इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, डिफाइंड बाय ए स्टार बी, और इसके ऊपर मतलब यहां से दो एलिमेंट, दो ही उठेंगे ना। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट किस फॉर्मेट में चलते हैं, पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर में चलते हैं, तो एक ऑर्डर्ड पेयर लेट से ए बी मैंने उठा लिया, इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर जब ये स्टार एज अ फंक्शन वर्क करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक एलिमेंट। रिजल्टेंट में इसी का अगर कोई एलिमेंट मिले, मान लीजिए कोई सी है ना, तो वहीं पे उस टाइम पे ये स्टार क्या होगा, आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा। बाइनरी मतलब दो, है ना, बाई, तो एट ए टाइम दो के ऊपर लगेगा, समझ रहे हैं मेरी बात आप। तो दो एलिमेंट जो उठेंगे वो उठेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से, और जो आपके पास रेंज या फिर फर्दर जो कोड मेन बनेगा वो सेट का ही एलिमेंट होगा। दैट मीन्स जो आपने सेट ए लिया होगा, ये जो तीसरा एलिमेंट, ये इनको दोनों को कंबाइन करने से रिजल्टेंट जो बन रहा है, जो तीसरा सेट एलिमेंट जो सी आ रहा है, वो आपका इस सेट का ही एलिमेंट होगा। अगर सेट का एलिमेंट हुआ तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इसको थोड़ा और अगर हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो आपने इतना लिख लिया, एक मिनट का देखो और इसको राइट डाउन करो उसमें साफ, ठीक। इसमें कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, फिर हम बाइनरी ऑपरेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर किसी की बात करूं तो वो आपका ग्रुप है। ग्रुप ही बेसिक है सभी आपकी, ये जो सेकंड आपकी बुक है ना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसका बेसिक की अगर बात करूं तो ग्रुप है। अगर ग्रुप आएगा समझ में अच्छे तरीके से तो मान के चलिए कि आपको जो चेन, जो आगे वाली चेन है वो बनती जाएगी आसानी से, है ना। सब ग्रुप समझ में आएगा, सब ग्रुप फिर नॉर्मल फिर साइक्लिक, है ना, तभी समझ में आएगा आगे सब कुछ। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे थे हम, बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे थे। तो मान लीजिए मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करता हूँ और विद एडिशन, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एडिशन की बात करता हूँ मैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन फ्रॉम n क्रॉस n टू n, ठीक है। वहां से देखो ना आपके पास क्या होता था, एक सेट लिया जाता था, उसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और सेट में जो कोड मेन एज अ सेट आता था वो वही सेट आ जाता था। तो मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, है ना। और ऑपरेशन कौन सा लिया मैंने, एडिशन। अब ये एडिशन जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है ये नहीं है, कौन डिसाइड करेगा, ये वाली कंडीशन डिसाइड करेगी कि अगर मैं दो एलिमेंट यहां से उठाऊं और अगर उनको कंपोज करके
जो रिजल्टेंट थर्ड आपके पास एलिमेंट आए, अगर वो भी नेचुरल नंबर में आएगा तो दैट मीन्स ये जो प्लस एडिशन आपने जो ऑपरेशन लिया है ये बाइनरी ऑपरेशन होगा ओवर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो एलिमेंट कोई भी उठा लेता हूं, दो कोई भी नेचुरल नंबर उठाइए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन जनरल बोलता हूं कि मान लीजिए ए और बी मैंने क्या लिए, नेचुरल नंबर लिए, है ना। अब उन दोनों का अगर मैं ऐड करूं ए प्लस बी तो जाहिर सी बात है वो भी किस में आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा। सही बात है ना। तो एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल 2, ए की वैल्यू 2 मान लीजिए और मान लीजिए बी की वैल्यू 5 है। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 7, और वो भी तो क्या होता है। आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि आपने दो कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ और जब आप उनको ऐड करोगे तो जो थर्ड एलिमेंट बन रहा है वो भी किसका एलिमेंट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। दैट मीन्स वो इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आपके पास एडिशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है, किसके ऊपर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर। क्या ये समझा पाया हूं मैं आपको ये बात? ठीक है, कि ये जो एडिशन है ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि सब्ट्रैक्शन भी क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो चेक करते हैं। अगर तो ये वाली चीज सेटिस्फाई होगी तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो मान लीजिए अगर मैं यहां पे एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन ले लूं, है ना, n क्रॉस n टू n। अब क्या ये जो आपका सब्ट्रैक्शन जो आपने ये ऑपरेशन लिया है अभी बाइनरी नहीं बना, ये बाइनरी तो तब बनेगा जब वो वाली कंडीशन बनेगी, है ना। तो ये बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर है या नहीं है, ये चेक करते हैं। मान लीजिए आप कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाइए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उठा लिया 3 और 2 उठा लिया, इनका डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 1। नो डाउट ये आपके पास नेचुरल नंबर है, 1 नेचुरल नंबर होता है आपके पास। बट अगर मैं ये बोलूं कि फॉर एग्जांपल आपने ए की वैल्यू ले ली 1 और बी की वैल्यू ले ली लेट्स से 5, तो अब इनका करो ये रहा, कितना आएगा -4। क्या वो नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो कि जो ये सब्ट्रैक्शन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या समझ में आया आपको इतना? सिमिलर वे में अगर मैं यहां पे मल्टीप्लिकेशन की बात करता, डॉट से की रिप्रेजेंट करते कई बार, है ना, तो अगर मैं उसकी बात करता हूं सेट ऑफ नेचुरल टू नेचुरल n क्रॉस n टू n, तो क्या ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होगा? मतलब कहने का ये है मेरा कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है? क्या बोलोगे आप? पक्की बात है। सेट ऑफ अगर नेचुरल नंबर में कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाइए आप, दो कोई एग्जांपल जैसे 2 और 3 उठा लिया, 6 है तो अगेन आपके पास नेचुरल नंबर आएगा, है ना। 100 ले लो, 1000 ले लो, तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो अगेन आपके पास क्या आएगा, नेचुरल नंबर में आएगा। तो आप ये समझ गए कि जो आपके पास ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, यस ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। सब्ट्रैक्शन नहीं था बाइनरी ऑपरेशन आपका ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और आपका एडिशन जो है ये भी बाइनरी ऑपरेशन था ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आप देखो अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इंटीजर्स की भी बात होगी, रियल की भी बात होगी, है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात, रैशनल की भी बात होगी। अब वो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना, वो आप खुद ट्राई करना कि अगर मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर है तो इंटीजर के ऊपर क्या आपके पास, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूँ कि आपके पास इंटीजर है ना, जेड से डिनोट करते हैं, कि आई से भी डिनोट करते हैं, बट हम मैक्सिमम आपको बुक्स में जेड ही मिलेगा, है ना, एज अ सेट ऑफ इंटीजर का रोल। देखो तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो आपके पास, अब देखो प्लस तो एडिशन जो है वो तो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होगी ओवर द सेट ऑफ इंटीजर, बट अगर मैं माइनस की बात करूं, सब्ट्रैक्शन, तो सेट ऑफ इंटीजर के केस में इसका क्या बनेगा, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा? यस, बिल्कुल होगा। क्योंकि अगर आप कोई भी दो इंटीजर लो, है ना, तो वहां पे जो रिजल्टेंट बनेगा थर्ड, वो भी क्या बनेगा, इंटीजर ही बनेगा। यहां पे क्या रिस्ट्रिक्शन थी कि पॉजिटिव वाले तो ठीक है, लेकिन जो माइनस वाले हैं वो नेचुरल नंबर में नहीं आते थे। सही बात है ना। तो इस केस में जो है ये सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर ये जो सब्ट्रैक्शन है ये बाइनरी ऑपरेशन है यहां पे।
समझ में आया? अब तो मेरे ख्याल से आपको बाइनरी ऑपरेशन का पता चल गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन एग्जैक्टली है क्या। सिंपल सी लैंग्वेज में बाइनरी ऑपरेशन और कुछ नहीं है, एक स्पेशल फंक्शन ही है, ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा और यहाँ पे जो कोडोमेन मिलता है, जो कोडोमेन में जो एलिमेंट मिलता है वो सेट इटसेल्फ। आया समझ में इतना? पक्की बात है ना? ठीक है। अब यहाँ पे स्टार की जगह कई बुक्स में सर्कल, जैसे यहाँ पे देखो प्लस लिया, माइनस लिया, मल्टीप्लाई लिया ना, मैंने अलग अलग लिया यहाँ पे। सिमिलर वे में ये जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी क्या करेगा, प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा एज अ डॉट, और डिवीजन भी हो सकता है ना, कई प्लेसेस में, हर बार नहीं। मल्टीप्लिकेशन ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, यही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में जो दो चीज़ें थी आपके पास, नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, मतलब बेसिकली सेट क्या चीज़ है, और आपके पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है, क्या ये कंप्लीट समझ में आ गया ना आपको? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए आप। ठीक है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन और आपके पास नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर जो इक्विप्ड करता है वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है। देखो ग्रुप का बेसिक है ना, ग्रुप का बेसिक क्या है, सेट थ्योरी। ग्रुप का बेसिक क्या है, सेट थ्योरी। अगर आपको सेट के साथ खेलना नहीं आता, आपको रिलेशन एंड फंक्शन अच्छे से नहीं आता, आपको बाइनरी ऑपरेशन अच्छे से नहीं आता, आपको फंक्शंस की नॉलेज नहीं है, आपको नंबर्स थ्योरी की नॉलेज नहीं है, तो दैट मीन्स आपको प्रॉब्लम तो आएगी, है ना। लेकिन फिलहाल हम साथ साथ में जितना करेंगे उतना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको नहीं भी इतनी नॉलेज होगी नंबर सिस्टम की या उसकी, तो हम साथ साथ में ऑलरेडी हमने कवर किया भी है ना। इतना पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज बोल रहा हूँ मैं, बेसिक है ना, उतना चाहिए होता है आपको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम करेंगे ये प्रॉपर्टी। ठीक है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विद टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन विद नॉन एम्प्टी सेट, यही आपका क्या बन जाता है, ग्रुप, जब ये चार प्रॉपर्टीज को क्या कर डाले, सेटिस्फाई। अब हम आते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो एक्सियोम्स हैं, ये क्या है, क्लोजर क्या है, एसोसिएटिविटी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट क्या है। अब हम इसके साथ आएंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो तो फर्स्ट देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर क्लोजर एक्सियोम, है ना। यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है, एक्सियोम। क्या वर्ड यूज हो रहा है यहां पे, इसका मतलब पता आपको, है ना। प्रूव्ड स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं हम इसको, जो स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुकी हैं, है ना। अलग अलग होते हैं, एक एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स भी होते हैं, है ना। इनमें फ़र्क होता है, एक जैसे नहीं होते, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता ज़रूर है इनमें, है ना। जैसे आपने पढ़े होंगे पोस्टुलेट्स, केमिस्ट्री भी पढ़ते हो ना, कि वो अलग अलग, है ना, इसके पोस्टुलेट थ्योरी देते हैं तो उसके पोस्टुलेट्स बनते हैं, है ना। तो वही है एक्सियोम। जैसे क्लोजर एक्सियोम है तो दैट मीन्स ये डिफाइंड है पहले का, है ना, कि मतलब जैसे आपको ना एक वर्ड आएगा इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा थ्योरम्स में, लेमा। क्या वर्ड आएगा, लेमा वर्ड यूज होगा एक वहां पे। अब इस वर्ड लेमा का क्या मतलब है, इस वर्ड लेमा का मतलब है कि आप किसी स्टेटमेंट को प्रूव करोगे, है ना, इसकी हेल्प से। मतलब ये जो लेमा है ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है। क्या है, प्रूव्ड स्टेटमेंट। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ये पहले से ही आपको उन्होंने प्रूव करके रखा हुआ, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। और इसको यूज करके आपने कोई नई थ्योरम प्रूव करनी है या कोई नया क्वेश्चन निकालना है, उसको यूज करके, है ना, समझ रहे हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते थे टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स, है ना। अगर आपको याद हो, हम डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते थे। अब वो क्या था, वो एज अ लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। वो किसके लिए यूज करते थे हम, टू फाइंड द HCF। अब देखो निकाल रहे हैं हम HCF, लेकिन लेमा कौन सा, यूक्लिड का डिवीजन लेमा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलर वे में जब आपकी नेक्स्ट सब ग्रुप में थ्योरम्स आएंगी, वहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड होगा यहाँ पे लेमा।
तो लेमा क्या है? एक प्रूव्ड स्टेटमेंट, प्रूव्ड थ्योरम होगी जिसको यूज करोगे आप कोई नई थ्योरम को प्रूव करने के लिए। आया समझ में आपको इतना? ठीक है, देखो तो यहां पे सबसे पहले कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है या क्लोजर एक्सियोम यहां पे क्या होता है। देखो मान लीजिए आपके पास दो एलिमेंट लिए मैंने नॉन एम्प्टी सेट जी से, है ना। यहाँ पे आप सेट कंसीडर कर लो, जी कर सकते हो, क्यू कर सकते हो, कोई भी हो सकता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये वेरी करेगा आपके पास नॉन एम्प्टी सेट, है ना। तो इधर लिख लो लेट से लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, जी एक आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो मैंने उसी सेट से दो एलिमेंट उठा लिए। इसका सिंबल का तो मतलब पता ही होगा ना आपको, फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, ठीक है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, मैंने दो एलिमेंट लिए हैं जी से। जी क्या है? ग्रुप नहीं है अभी तक, ये ग्रुप नहीं है, ये क्या है आपके पास? नॉन एम्प्टी सेट, है ना। अच्छा एक चीज मैं यहां पे बताना भूल गया, वो देखो, अगर तो आपके पास ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अगर तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपके पास फोर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बन जाता है? ग्रुप बनता है ना। लेकिन अगर यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो उसको हम बोलेंगे ग्रुपॉइड। क्या बोलेंगे? ग्रुपॉइड, है ना। अब देखो अगर दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, मान लीजिए क्लोजर और एसोसिएटिविटी, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुपॉइड बनेगा जब ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, है ना। और अगर दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो फिर क्या बनेगा? ये सेमी ग्रुप। क्या बनेगा? मतलब यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की देखो कितनी फॉर्म है, कितनी फॉर्म्स हैं, है ना। यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो ग्रुपॉइड, अगर दो को करेगा तो सेमी ग्रुप, अगर तीन को करता है ना, अगर तीन को करता है तो क्या बनेगा? मोनोइड। क्या बनेगा? मोनोइड बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, और चार को करेगा तो ग्रुप। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा, है ना। अच्छा अब आप ना ऐसे भी याद रख सकते हो इस चीज़ को, कैसे कि देखो ये ग्रुप है ना, ग्रुप चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ना, तो चार का हाफ कर दो तो मतलब क्या? दो प्रॉपर्टीज रहेगी, और ग्रुप अगर फोर का हाफ किया तो टू बना, तो ग्रुप का हाफ करोगे तो दैट मीन सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप कितनी प्रॉपर्टी लेके चलेगा? ये है तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं था, बट कभी कभी याद रह जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें कि सेमी ग्रुप प्रूव करना है तो सेमी मतलब हाफ, ग्रुप का हाफ मतलब दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, पहले दो वाली आपके पास क्लोजर और एसोसिएटिविटी। अब आओ जहाँ पे हम कर रहे थे क्लोजर एक्सियोम यहाँ पे, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर एक्सियोम आपके पास क्या है? आप कोई दो एलिमेंट उठाओगे उस नॉन एम्प्टी सेट से, ठीक है, और अगर ये क्या था? बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा था ना, और अगर ए स्टार बी करने पे जो एलिमेंट बन रहा है रिजल्टेंट, क्या बन रहा है? रिजल्टेंट आपका जो एलिमेंट बन रहा है अगर वो भी उस जी सेट में हुआ तो दैट मीन उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, उस जी में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। आया समझ में? क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है कि आप दो एलिमेंट उठाओगे, कोई दो एलिमेंट उठाओगे, अगर उनको आप कंपोज करके, जो बाइनरी ऑपरेशन दिया होगा, बाइनरी ऑपरेशन क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है ना। तो उनको कंपोज करने के बाद अगर जो रिजल्टेंट एलिमेंट जो आपके पास थर्ड एलिमेंट आ रहा है अगर वो भी उस जी सेट में हुआ तो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें होल्ड कर जाती है, ठीक है। दिस इज क्लोजर एक्सियोम, है ना। नेक्स्ट अगर मैं एसोसिएटिविटी की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, एसोसिएटिविटी में वही जी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब एसोसिएटिविटी के लिए आप लोगे तीन एलिमेंट, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए बी सी बिलोंग्स टू जी, आपने तीन एलिमेंट लिए, है ना। अब ये तीन एलिमेंट जरूरी नहीं है ये कोई भी तीन एलिमेंट ग्रुप के हो सकते हैं। अब ग्रुप में तो तीन ही एलिमेंट थोड़े ना हो गए, ग्रुप में तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे आपके पास, है ना। तो ग्रुप में से कोई भी तीन एलिमेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। फॉर ऑल बोलने का मतलब कि जो भी कोई भी तीन एलिमेंट, है ना, कोई पर्टिकुलर तीन नहीं, कोई भी तीन अगर आप लो तो उसमें ये वाली चीज ए स्टार बी स्टार सी, अगर ये वाली आपकी इक्वालिटी होल्ड करती है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आती है, तो मैं क्या बोलूंगा वहां पे कि उस जी में आपके पास
एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई वहां पे। ठीक है, बेसिकली आपने एक चीज का और भी ध्यान रखना होता है कि ये जो आपके पास ये बनेगा तो एक एलिमेंट है ना, या फिर कई क्वेश्चन में नहीं बनेगा। अगर ये जो आपके पास बनेगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, ये ग्रुप का होना चाहिए, एक ग्रुप में बिलोंग करने चाहिए। मान लीजिए कोई एलिमेंट बन रहा है ना, और वो एलिमेंट जो है वो ग्रुप का, इसका जी आपने जो नॉन एम्प्टी सेट लिया है उस जी नॉन एम्प्टी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो एलिमेंट जो आपने जी नॉन एम्प्टी सेट लिया है उसमें एलिमेंट का फॉर्मेट कुछ और है, बट ये जो एलिमेंट आपका बना यहाँ पे इसका फॉर्मेट कुछ और है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता वहाँ पे। ठीक है ना, तो आपने बेसिकली करना क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक तो इक्वल आनी चाहिए, और जो रिजल्टेंट आपका बनता है वो जी का एलिमेंट भी होना चाहिए, है ना। दिस इज योर एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट योर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, या जहां पे कभी भी आपको आइडेंटिटी की बात की जाए ना आप में, तो आप वहां पे एज अ मिरर रख दिया करिए। यहाँ पे किसको प्लेस कर दिया कीजिए आप, एज अ मिरर, है ना। जहां आइडेंटिटी आए वहां पे मिरर रख देना, बस कुछ नहीं, हर जगह पे नहीं, है ना, हर जगह पे नहीं, बट मैक्सिमम टाइम्स वो चीज़ फिट बैठती है यहाँ पे, है ना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूँ, कोई भी एलिमेंट लो आप जी से, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जी अभी तक आपके पास एक ग्रुप नहीं है, एक क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। देखो मेरी बात याद रखना, अलजेब्रा में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या होता है कि पता जरूर होता है आपको, लेकिन लिखना नहीं आता, है ना। अब देखो यहां पे मैं लेट एबीसी बिलोंग्स टू जी भी लिख सकता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता। पूरा गलत नहीं है, कहीं ना कहीं वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होता। कैसे? क्योंकि आपने तो पर्टिकुलर एबीसी कोई एलिमेंट ले लिए ना, लेकिन जब मैं ये सिंबल लगा रहा हूं अलजेब्रा में फॉर ऑल, तो इसका मतलब होगा कि आप पूरे किसी सेट में कोई भी 3 एलिमेंट उठा सकते हो। ये छोटी छोटी सी चीजें आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ध्यान रखिए, है ना। तो देखो अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करूं तो ये ग्रुप का ही, सेट का ही एलिमेंट होगा बेसिकली। अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूं, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट। अब एक और वर्ड यहाँ पे सिंबल है यहाँ पे, है ना, देयर एग्जिस्ट बोलते हैं इसको, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी। अगर आपने कोई भी एक कोई एलिमेंट उठाया सेट से, उस सेट से ही एक मतलब ई कोई एलिमेंट होगा, कोई एलिमेंट, है ना। दैट मीन्स अगर मैं ए स्टार ई, स्टार क्या है, यस स्टार क्या है आपके पास, बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ए स्टार ई करने पे आपके पास ए आया, अब इसको चाहे राइट से करो चाहे लेफ्ट से करो, आंसर सेम आएगा, दोनों सही है। आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, आंसर ए ही आएगा, है ना। यही जो ई था ना इस टाइम पे, अगर ये चीज सेट होती है तो, ऐसे नहीं, अगर ये चीज सेटिस्फाई होती है तो ये जो आपका ई आया था ना, जो ई है वही क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट है, वही क्या बनेगा, आइडेंटिटी। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मिरर रख दिया करो, क्या वो चीज सेट है। देखो अगर इसे स्टार की जगह मैं बाइनरी ऑपरेशन की जगह अगर मैं मिरर रखता हूं तो देखो ये ए ही दे रहा है। मिरर मतलब जैसे मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं अपने आप को देख पाता हूं वहां पे, है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं देख रहा हूं तो दिखाई कुछ और दे रहा है मेरी जगह पे, है ना। दैट मीन्स अगर ए एलिमेंट इसको अपने एज अ मिरर उसको देख रहा है तो वो ए ही मिलेगा। इधर भी देख लीजिए आप, मिरर है तो एज अ ए ही मिल रहा है आपको, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। तो दिस इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ, अच्छा हम वर्ड यूज कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। एग्जिस्टेंट, यहाँ पे तो एग्जिस्टेंट नहीं किया था कुछ, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं किया कुछ, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वहाँ पे एक चीज देखो, अगर एग्जिस्टेंट वर्ड यूज हुआ था तो हमने यह प्रोपोजिशन भी यूज किया है, देयर एग्जिस्ट। मतलब क्या है, थोड़ा मतलब समझो। अब ये नॉर्मली हम सोचते हैं कि इंग्लिश के वर्ड ही है ना, कोई प्रॉब्लम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब एग्जिस्ट कर रही है, नहीं ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स के टर्म में सोचो कि आप कोई भी अगर एलिमेंट उठा रहे हो तो ई आप लेते नहीं हो, ई खुद आता है वहां पे, ई खुद वहां पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करता है ना। इसीलिए वर्ड यहां पे यूज हो रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब जो आइडेंटिटी आप लोगे वो आप गिवन नहीं, वो आप उसमें और नॉन एम्प्टी सेट में वो खुद होती ही होती है वहां पे, है ना।
आ रहा है समझ में? तो जो अगर आप कोई भी एलिमेंट लो तो E खुद आ जाता है, देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G सच दैट A स्टार E करने पे अगर A आए या फिर E स्टार A करने पे A आए तो इसी E को जो एग्जिस्ट किया था इसी E को हम बोलेंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इनवर्स की। ठीक है, इनवर्स की बात करता हूं। एक बात ध्यान रखना, मैक्सिमम केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनवर्स निकालने से पहले आपको आइडेंटिटी ज़रूरी होती है। अगर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो इनवर्स कहीं निकालना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। ठीक है ना, इनवर्स जो है उससे पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट का पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या है आपके पास। ठीक है, तो देखें, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, आपने A सेट लिया फॉर ऑल, कोई किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे हो, कोई भी मतलब, है ना, कहता अब ये देखो यहाँ पे भी वर्ड क्या यूज हो रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इनवर्स हम लेते नहीं है, इनवर्स खुद वहां पे होता ही होता है। ठीक है, इनवर्स वहां पे खुद होता है। अब किस तरीके से बनेगा देखो, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, जितने भी आप एलिमेंट ले रहे हो, देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू, वही आसपास कहीं B भी होगा, और ये B और कुछ नहीं है, ये इनवर्स ही होगा। किसका, A का। समझ में आ रही मेरी बात? ये B और कुछ नहीं है, ये खुद एग्जिस्ट करा है, यही इनवर्स एलिमेंट होगा। लेकिन हर बार नहीं, कब होगा, जब ये एक इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर डाले। कौन सी वाली, अगर इन दोनों एलिमेंट को कंपोज करके आपके पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। आप बोलोगे आइडेंटिटी कहां से आएगी, आइडेंटिटी आप पहले से निकाल रखी है आपने यहाँ पे। मैं तभी बोल रहा हूं कि अगर आपने आइडेंटिटी नहीं निकाली तो ये तो निकल ही नहीं सकता फिर, है ना। आ रहा है समझ में? पक्का? अगर यहाँ पे आइडेंटिटी है तभी तो दो एलिमेंट को कंपोज करके आइडेंटिटी आए, तो इस बी को हम बोलेंगे कि ए का क्या है, इनवर्स एलिमेंट है। सही बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना। अब इसको चाहे राइट से करो चाहे लेफ्ट से करो, मतलब एक ही है। तो इस हालात में जैसे आपने ए जी से लिया और बी खुद आया जी में, अब आपको क्या पता बी क्या है, बी इनवर्स होगा जब वो ये वाली प्रॉपर्टीज को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर डाले, है ना। इसी यही बी क्या है, यहाँ पे ए का क्या है, इनवर्स है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि जो आपके पास ए का इनवर्स है वो क्या है, बी है। सिंपल आप ये भी बोल सकते हो बी इज द इनवर्स एलिमेंट, वो भी चलेगा। यहाँ पे क्या था, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। तो ये आपके पास चार प्रॉपर्टीज हैं। इसको एक बार फिर देख लो, मैं फिर एक बार रिवाइज करवाता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखें क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, है ना, हमने दो एलिमेंट उठाए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है। और एक कंपोजिशन भी, मतलब ए स्टार की जगह प्लस होगा, माइनस हो सकता है, डॉट हो सकता है। इसमें आप ना मल्टीप्लाई, इसमें जो अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन को आप ऐसे नहीं डिनोट करते मैक्सिमम टाइम, आप डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। किससे रिप्रेजेंट करोगे, डॉट से, ठीक है। कहीं ना कहीं सिंबॉलिकली अगर मैं देखूं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं यहां पे बोलूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, अब ये मल्टीप्लाई थोड़ी ना है, ये दो सेट मल्टीप्लाई नहीं हो रहे यहां पे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए, है ना। अब देखने वाले के लिए तो क्या है, मल्टीप्लाई, लेकिन ये अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। है तो प्रोडक्ट है दो का, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप वेक्टर्स पढ़ते हो, वेक्टर्स में भी आप सिंपल थोड़ी ना वेक्टर्स को दोनों को, अगर आपके पास ए भी दो वेक्टर्स हैं तो आप सिंपल थोड़ी ना उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अलग होती है और मल्टीप्लिकेशन में आपके पास दो टाइप के और होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, अलग तरीका। सिमिलर वे में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का वहां पे तरीका अलग है, यहां पे दो सेट को मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग है। बात समझ में आ रही है, सिमिलर वे में, है ना। देखो तो दो एलिमेंट लेने हैं जी से, अगर दोनों को कंपोज करके, है ना, बाइनरी ऑपरेशन जो भी होगा, रिजल्टेंट जो एलिमेंट बनेगा अगर वो भी जी का हुआ, अगर वो भी जी में हुआ, दैट मीन्स उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी वहां पे।
नेक्स्ट एसोसिएटिविटी फॉर ऑल एलिमेंट ए बी सी, 3 कोई भी एलिमेंट लो, अगर उसमें ये वाली चीज सेटिस्फाई कर रही है तो दैट मीन उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, है ना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आनी चाहिए, मस्ट है। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या है, आप कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, एक ई होगा, ई अब हो सकता है एडिशन के केस में 0 हो, मल्टीप्लिकेशन में केस में 1 हो, अलग अलग मैटर में, है ना। तो बोलने का मतलब यह है कि ये जो ई जो है वो आप लेते नहीं हो, वो वहीं पे होता है उसमें सेट में, है ना। ई बिलोंग्स टू जी सच दैट अगर वो ये वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर डाले, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर डाले, इसी ई को क्या बोलेंगे, उस जी का आइडेंटिटी एलिमेंट, जी के एलिमेंट का, सॉरी जी के एलिमेंट का। सिमिलर वे में एग्जिस्टेंस ऑफ जो इनवर्स एलिमेंट था, वहां पे अगर आपने एक एलिमेंट लिया, है ना, मैं सभी एलिमेंट की बात कर रहा हूं ग्रुप इसके जी के, है ना, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू बी एक एग्जिस्ट कर जाएगा खुद, वही बी ए का इनवर्स होगा जब वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर डाले। बताइए यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, आज बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिक्स कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं हम ग्रुप थ्योरी का, है ना, कि ग्रुप को करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। हो सकता है कि एक बार हम डायरेक्ट क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कहता है कि हाँ थोड़ा सा पढ़ा, ग्रुप क्या है क्या नहीं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं, थ्योरम्स के ऊपर आ जाते हैं, है ना। वो मैथ्स अलग था, है ना, कि बिना कॉन्सेप्ट को जाने हुए आप एक्सरसाइज करने लग पड़े, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि क्लोजर क्या होगा, आप कैसे कर पाओगे? जब तक आपको यही नहीं पता कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी क्या है, इनवर्स क्या है, आप नहीं चल सकते। आपको यही नहीं पता कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, तो क्वेश्चन को पहचानने में प्रॉब्लम होगी। समझ में आ रही मेरी बात? है ना, तो ये है, इसीलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे क्लियर है? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स। फाइनाइट एंड, अच्छा ठीक है ना, ये पता चल गया ना आपको कि अगर 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो ग्रुप बन जाएगा, और ये सेमी ग्रुप, मोनोइड, ग्रुपोइड का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप्स की यहाँ पे। ठीक है, संचित क्या होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर? हाँ हाँ, नॉन एम्प्टी सेट है जी। अनुराग सही बोला है, इन्होंने बोला है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सुना आपने? फिर से बोलो, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? Algebraic structure is a non-empty composition of a non-empty set and binary operation. सही बोल रहे है ना? देखो, तो अब देखो नेक्स्ट फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट इज योर फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप। जाहिर सी बात है, अगर हम फाइनाइट सेट की बात करते थे, इनफाइनाइट सेट की बात करते थे, कुछ मिलता जुलता ही है, फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप, है ना। और आपको ये भी पता है कि ग्रुप में क्या होता है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेट, है ना। अब सेट ही यहाँ पे डिसाइड करेगा कि ग्रुप फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर आपके पास ये जो G होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, अगर तो ये फाइनाइट हुआ, अगर तो ये फाइनाइट हुआ, दैट मीन्स वो ग्रुप भी कैसा होगा, फाइनाइट। अगर G फाइनाइट है, अगर आपके पास G फाइनाइट है, तो जो ग्रुप होगा वो भी कैसा बनेगा, फाइनाइट बनेगा, है ना। और अगर आपके पास G, आपके पास जो नॉन एम्प्टी सेट लिया, अगर वो इनफाइनाइट है, तो ग्रुप भी कैसा बनेगा आपके पास, इनफाइनाइट बनेगा। एग्जाम्पल दे सकते हो एक इनफाइनाइट सेट की? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही बोला, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 तो ये चलते जाते हैं ना इन्फिनिटी तक, सोन, है ना। तो आप देखें यहाँ पे कि इसमें जब एलिमेंट ही इनफाइनाइट है सेट में, तो जो n अंडर कुछ भी बाइनरी ऑपरेशन जो बनेगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, वो क्या बनाएगा, वो ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, वो बात अलग है। हो सकता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मोनोइड ही बनाए, हो सकता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका सिर्फ ग्रुपोइड ही बनाए, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ भी बनाए, बट वो बनेगा कैसा, इनफाइनाइट ही बनेगा।
ये समझ में आया? और सिमिलर वे में अगर आपके पास जी फाइनाइट है तो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनने वाला कुछ भी बनाएगा वो मोनोइड, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, ग्रुप, लेकिन वो बनेगा कैसा? फाइनाइट ही बनेगा। तो डिपेंड करेगा सेट के ऊपर, सेट कैसा है। अगर फाइनाइट तो ग्रुप फाइनाइट, अगर सेट इनफाइनाइट तो ग्रुप इनफाइनाइट, है ना। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम इसमें है? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूँ वो है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं यहां पे कि जो आपके पास ग्रुप थ्योरी है वो किस चीज, उसका बेसिक क्या है? सेट थ्योरी, है ना। और सेट देखो, जैसे हमने फाइनाइट ग्रुप की बात की तो फाइनाइट सेट की हेल्प ली, इनफाइनाइट ग्रुप की बात करी तो इनफाइनाइट सेट ने हेल्प की। सिमिलर वे में अगर मैं आपको बोलूं कि ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? याद है कि थोड़ा थोड़ा? सही है, कार्डिनलिटी भी बोलते हैं हम इसको, है ना। कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होती थी? कार्डिनलिटी या ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, है ना। सिमिलर वे में यहां पे भी वही है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब, हाँ सही बोल रहा है यहाँ पे कि इसको कार्डिनलिटी भी बोलते हैं, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ ग्रुप ऐसा भी बोल सकते हो आप, है ना। सबसे पहली बात कि इसको पहले तो डिनोट कैसे करते हैं हम, है ना। जैसे अगर आपके पास कोई जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है ना, तो उसके ऑर्डर को हम डिनोट करेंगे ओ ऐसे, ओ ऑफ जी या ऑर्डर ऑफ जी। इसको एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, वो है इस तरीके से, सिंपल। ये मॉड नहीं है, ये एज अ उसके कार्डिनलिटी को बताएगा या फिर ऑर्डर ऑफ ग्रुप को बताएगा, है ना। अच्छा, अब ये होता क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप। ग्रुप क्या मतलब? सेट। ग्रुप से क्या मतलब? सेट। अगर सेट में जितने एलिमेंट होंगे ग्रुप में भी उतने ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर की ही बात करता हूँ, है ना। जब मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई पी सेट लिया टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी है ना, और उस पी सेट में एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके पास? 1 2 3 4, है ना। अब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर चाहे मोनोइड बनाए, चाहे ग्रुपोइड बनाए, चाहे सेमी ग्रुप बनाए, चाहे ग्रुप बनाए, है ना, लेकिन उसमें एलिमेंट कितने हैं? फाइनाइट है। पहली बात फाइनाइट है, और फाइनाइट है तो कितने हैं? 4, मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना रहेगा? 4 रहेगा। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज़ रिलेट की है क्या कि अगर आपके पास ऑर्डर अगर फाइनाइट होगा ग्रुप का तो उसी टाइम पे ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। क्या समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को? अगर सेट जो है वो फाइनाइट है तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। उसका ऑर्डर भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। अगर सेट में ही एलिमेंट आपके पास इनफाइनाइट है, अगर सेट में एलिमेंट इनफाइनाइट हो मतलब ग्रुप में एलिमेंट इनफाइनाइट है, दैट मीन उसका जो ऑर्डर है ग्रुप का वो भी क्या होगा? या तो कई बोलते हैं नॉट डिफाइंड या कई बोलते हैं इन्फिनिटी, है ना, ऐसा भी बोल सकते हो आप। सही बात है ना। तो ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप है या फिर कार्डिनलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सेट के ऊपर डिपेंड करेगी। सही है। अच्छा, ऑर्डर हो गया, आपके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया, फाइनाइट इनफाइनाइट हो गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो गया, है ना। तो बेसिकली यही आपका कॉन्सेप्ट है जो आपके पास ग्रुप को करने, ग्रुप के क्वेश्चंस को करने के लिए जो चाहिए आपको चीज़ें, यही आपके पास चीज़ें होती हैं। मैं फिर एक बार रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले है ना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, फिर फाइनाइट इनफाइनाइट, है ना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। देन अब देखो आप यहाँ पे एबिलियन एंड नॉन एबिलियन ग्रुप, है ना, एबिलियन एंड नॉन एबिलियन ग्रुप यहाँ पे, ठीक है। देखो देखो एबिलियन ग्रुप या फिर दूसरे टाइप आप बोल सकते हो कि नॉन एबिलियन। अब एबिलियन होगा
चाहे नॉन एबिलियन होगा, लेकिन उससे पहले तो वो ग्रुप तो है ना। मैं क्या यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ, एबिलियन ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप होने से पहले वो एक क्या होगा, ग्रुप होगा। चाहे नॉन एबिलियन ग्रुप है, वो होने से पहले वो एक ग्रुप है। अगर ग्रुप है दैट मीन वो 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब एबिलियन ग्रुप जो है, इसका मतलब कि जो एबिलियन ग्रुप होता है वो 4 तो लेके चलेगा ही चलेगा। वो ग्रुप वाली जो 4 प्रॉपर्टीज है ना, जो ग्रुप वाली 4 प्रॉपर्टीज हैं वो तो लेके चलेगा ही चलेगा ये, है ना। और एक प्रॉपर्टी इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी और उस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिविटी। क्या नाम है, कॉम्यूटेटिविटी। इसको एबिलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी कई बार बोलते हैं, है ना। एबिलियन, एक आपको पता होगा एबल मैथमेटिशियन है ना, तो एबिलियन ग्रुप, है ना। देखो 4 प्रॉपर्टीज होंगी तो आपके पास ग्रुप, और अगर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिविटी अगर फॉलो हो जाती है उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में, तो वही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, एबिलियन ग्रुप बन जाएगा, या वही ग्रुप क्या बन जाएगा, एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। सही है। अब जाहिर सी बात है कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है ना। 5th प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 4th प्रॉपर्टी वो वाली और 5th प्रॉपर्टी आपकी कॉम्यूटेटिविटी। अब ये कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है वो देखो, है ना। कहते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अब यहाँ पे जी क्या है, यहाँ पे जी ग्रुप है, यहाँ पे जी क्या है, यहाँ पे ग्रुप है, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिविटी मतलब ये ग्रुप ऑलरेडी है पहले, तभी तो उसकी बात कर रहे हैं ना हम, है ना। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, अगर ए स्टार बी जो है बी स्टार ए के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि वहां कॉम्यूटेटिविटी होल्ड कर गई वहां पे, ठीक है। ये वाली कंडीशन है। इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए है तो कॉम्यूटेटिविटी होल्ड। अगर किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में या कोई ग्रुप जो है उसमें 5, है ना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में अगर 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं तो वही क्या बन जाएगा, एबिलियन ग्रुप। अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो फिर नॉन एबिलियन, फिर क्या बनेगा, नॉन एबिलियन ग्रुप बनेगा यहाँ पे, या नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक तो बेसिकली ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, है ना। खाली 2 एग्जाम्पल अब हम करेंगे, छोटी छोटी सी, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है ना, बाद में करेंगे वो किसी और लेक्चर में। बट अभी हम 2 एक छोटी छोटी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाए ये जो हमने किया है। देखो 2 चीज़ें होती हैं, आपको नॉलेज है ग्रुप क्या होता है, सब कुछ पता है आपको, लेकिन जब तक उसको आपने अप्लाई नहीं किया तब तक उसका कोई आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा, कोई रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। अब आपने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया है, लेकिन 1-2 एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि हमने जो किया है वो अप्लाई कैसे कर रहे हैं हम, है ना। 2 एस्पेक्ट होते हैं ना, एक तो कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन और उसको अप्लाई करना कॉन्सेप्ट को, है ना। कई बार क्या होता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट पता होता है लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाता। हाउ वी इम्प्लीमेंट, हाउ वी अप्लाई इन क्वेश्चंस, है ना, उसको करना कैसे है ना। पता है वो चीज़ अलग है लेकिन उसको अप्लाई करना है वो डिफरेंट थिंग होती है ना। तो दूसरे एस्पेक्ट को थोड़ा माइंड में रखते हुए अब मैं 2 एग्जांपल्स लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताइए, है ना। आप मुझे कोई ग्रुप की एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैं आपको एक ग्रुप की एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर है, तो वो अंडर एडिशन जो है वो क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। अगर आपको कोई बोले कि व्हाट इज ग्रुप और गिव एन एग्जांपल, है ना, गिव एन एग्जांपल, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो। और भी बड़ी सारी है लेकिन आप ये दे सकते हो उसमें से, है ना। सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन जो है वो एक ग्रुप फॉर्म करता है आपका, इनफैक्ट की इनफाइनाइट ग्रुप बनाता है। क्यों इनफाइनाइट, क्योंकि सेट क्या है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट बनाएगा। और इनफाइनाइट ग्रुप के साथ साथ ये इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप भी बनाएगा, है ना। जब ये करोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा, है ना यहाँ पे। लेकिन ये इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप बनाता है ना, है ना। समझ में आ गया ना। इनफाइनाइट क्यों बोला मैंने, क्योंकि मुझे पता है सेट कैसा है, इनफाइनाइट है, सेट ऑफ इंटीजर है इनफाइनाइट, दैट मीन जो ग्रुप बनेगा वो भी कैसा बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। सही है यहाँ तक।
इंटीजर माइनस, ये माइनस आ गया समझ में, है ना? है, अच्छा क्या डाउट? ये बाइनरी ऑपरेशन में प्लस की जगह माइनस का मल्टीप्लिकेशन आ सकता है। अगर हम, क्या बोला आपने, अगर हम, ये जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन ली है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। समझ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर लूँ, है ना, और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन ले लूँ मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, तो इनका क्वेश्चन है कि क्या ये सिंपल ग्रुप या नॉर्मली ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, है ना? तो जाहिर सी बात है कि अगर तो ये पहले तो 4 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करे, है ना, तो फिर ग्रुप बनाएगा। चलो हम पहला क्वेश्चन यही ले लेते हैं, है ना, हम पहला क्वेश्चन यही ले लेते हैं कि जो इन्होंने पूछा कि जो सेट ऑफ इंटीजर है ये अंडर सब्ट्रैक्शन क्या ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, हम यही क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ठीक है? देखो तो देखो यहाँ पे तो लेट z सेट ऑफ इंटीजर विद टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन पी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देखो आपको ग्रुप प्रूव करने के लिए बोला जाएगा कि क्या ये ग्रुप है, क्या ये ग्रुप को फॉर्म करेगा। तो ग्रुप तो बाद की बात है, पहले क्या आया था ग्रुप से, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो पहले उसको मानना है कि लेट ये क्या है मेरे पास, बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्लियर? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपकी 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देगा तो फिर ये ग्रुप है। अगर 4 में से एक भी नहीं की सेटिस्फाई, दैट मीन्स वो ग्रुप नहीं होगा, है ना? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी आपके पास, क्लोजर प्रॉपर्टी। गुड, है ना? सबसे पहले थी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। नॉर्मली क्या था, क्लोजर में हम क्या करते थे, 2 एलिमेंट लेते थे, है ना, और उनको कंपोज करके, अब यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो a माइनस बी करके अगर जो रिजल्ट बना, अगर वो उसमें हुआ, उस सेट का, z सेट का एलिमेंट हुआ, दैट मीन्स उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। तो आप यहाँ पे देखें, आप कोई भी, अच्छा आपको पता है वैसे इंटीजर क्या होता है? इंटीजर बेसिकली क्या है, देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 सोन, ये है ना। तो आप पहले कोई भी 2 एलिमेंट ले ले, मान लीजिए 2 1 ले लिया, जब 1 2 ले लिया, 1 2 लोगे तो 1 - 2 करोगे तो भी -1 आएगा और वो भी इंटीजर होता है ना। तो आप कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, आप कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। अब यहाँ पे जी नहीं आएगा, उस टाइम पे हम जी की एक जनरल वे में बात कर रहे थे। यहाँ पे आपके पास एज नॉन एम्प्टी सेट कौन है, z है, सेट ऑफ इंटीजर। तो आप कोई भी 2 इंटीजर उठाओ और उनमें अगर आप बाइनरी ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे पहले उस टाइम क्या लेते, a स्टार b लिखते थे, अब यहाँ पे क्योंकि a माइनस b करोगे तो आपके पास क्या, हर बार वो इंटीजर आएगा, हर बार वो क्या आएगा, इंटीजर। आप कोई भी इनमें से 2 आप उठा लीजिए इंटीजर, उनका जब आप डिफरेंस लोगे, आप माइनस करोगे ना दोनों को, तो जो रिजल्ट बनेगा वो इस z में आएगा, वो भी इंटीजर होगा। तो यही तो क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी थी, है ना। यही क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब अच्छा, एक ग्रुप बने ना बने, लेकिन एक ग्रुपॉइड जरूर बन गया है ना, ये ग्रुपॉइड जरूर बन गया है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए, इज दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म्स ग्रुपॉइड, तो आंसर तो सही होना था कि ये है ना। अब अगली बारी देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए हम, वंशिका कितने एलिमेंट की जरूरत होती है हमें, 3 एलिमेंट की जरूरत होती है ना। तो 3 एलिमेंट की जरूरत होती है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। अब आप कोई भी 3 इंटीजर ले लीजिए, नैन्सी कौन सी प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे कि वो सेटिस्फाई करे कि ये एसोसिएटिविटी प्रूव हो जाए, यहाँ पे होल्ड कर जाए, ए स्टार, है ना, ब्रैकेट में, है ना, सी। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार है,
तो अब वहां पे तो स्टार था, यहां पे क्या है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे, यहां पे भी क्या करेंगे, माइनस, यहां पे भी माइनस, और यहां पे भी। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है तो दैट मीन्स एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाएगी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो कोई भी 3 एलिमेंट मान लो, कुछ भी मानो, ए बी सी 1 2 3 मान लें। मान लीजिए ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है। तो पहले तो हम ये वाली साइड निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, a माइनस बी माइनस सी। तो देखो 1 माइनस 2 माइनस 3, इसको करोगे तो कितना आएगा, ये -1 माइनस माइनस +1, तो मतलब कितना आएगा। सिमिलर वे में जब आप राइट हैंड साइड निकालोगे यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी, तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 और माइनस में 3, यहाँ पे क्या है -1 माइनस 3। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स अगर ये इक्वल नहीं है तो एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करी यहाँ पे। तो अगर इसमें एसोसिएटिविटी दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की तो ये ग्रुप तो चांस ही नहीं है कि ग्रुप बने। आ रही बात समझ में। तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि जो सेट ऑफ इंटीजर है, ये सब्ट्रैक्शन विद टुगेदर विद सब्ट्रैक्शन एज अ बाइनरी ऑपरेशन, ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो बना था ये ग्रुप को फॉर्म नहीं करेगा, बट ये ग्रुपॉइड को जरूर फॉर्म करेगा। क्लियर है इतना, है ना। अब लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम, छोटी सी, है ना, फिर उसके बाद हम अपना सेशन ओवर करेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई है, कोई डाउट है छोटा मोटा तो बताइए, है ना। बस आपको क्वेश्चन अब किस किस तरीके से पूछेंगे एग्जाम में, या तो वो कोई एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दे देंगे। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देने का मतलब कि एक सेट देंगे और एक बाइनरी ऑपरेशन। अब आपको पहचान करना आनी चाहिए कि मुझे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या दिया है। अगर आपने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को पकड़ना सीख लिया ना, तो दैट मीन फिर आगे का काम तो आसान है। फिर तो एक चीज की रिक्वायरमेंट है और वो है कॉमन सेंस, जो हर एक के पास अलग अलग होगी। बता तो सभी को दिया, अब लगाना कैसे है कॉमन सेंस से, कैसे क्लोजर लगानी है, कैसे एसोसिएटिविटी लगानी है, वो आपके अपने ऊपर है ना। बाकी जो मेन है, मेन जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास कि सबसे पहले तो आपको ग्रुप को बनाने से पहले आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाने का पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन में वो चाहे ग्रुप प्रूव करने के लिए बोले, चाहे वो आपको ग्रुपॉइड बनाने के लिए बोले, चाहे सेमी ग्रुप बनाने के लिए बोले, काम आसान है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है एक, शो दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, show that the set of n, है ना, set of natural number forms a monoid under the composition of multiplication, under the composition of multiplication। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में। पहले देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखो कि क्या पूछ रहा है। वो कहता शो दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्म्स अ मोनोइड अंडर द कंपोजिशन ऑफ। मैं आपको क्या बोल रहा था कि सबसे पहले तो आपने किस चीज की पहचान करनी है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बन रहा है मेरे पास, है ना। तो आप यहां पे थोड़ा ध्यान से देखें, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या था, नॉन एम्प्टी सेट और विद बाइनरी ऑपरेशन। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में ये है, तो नॉन एम्प्टी सेट कौन सा आएगा आपके पास, नेचुरल नंबर। क्या आएगा, है ना। और नेचुरल नंबर ये तो सेट आ गया आपके पास। और अब बाइनरी ऑपरेशन की पहचान कीजिए, क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास क्या बना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को वो उसने क्या बनाने के लिए पूछा है, मोनोइड। क्या बनाने को बोला उसने। अब आपको पता है मोनोइड के लिए कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना पड़ती है मुझे, तो मैंने कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं मेरे पास सचिन। क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट वन, एसोसिएटिविटी, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपके पास दैट इज क्लोजर, है ना। चाहे आप लिख सकते हो यहाँ पे, नाउ वी शैल प्रूव दैट दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म्स अ मोनोइड, है ना। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी और क्लोजर एक्सियम।
तो क्लोजर के लिए आप 2 एलिमेंट उठाओगे, तो आप यहाँ पे देखो कि कोई भी 2 नेचुरल नंबर उठाओ आप, जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट अगेन नेचुरल नंबर। तो यस, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए डॉट मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ए डॉट बी बिलोंग्स टू, मतलब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करके यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट हम एसोसिएटिविटी की बात करेंगे। एसोसिएटिविटी के लिए कितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? 3 एलिमेंट्स की। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू व्हाट? एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपने 3 एलिमेंट कोई भी उठाए, तो अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए? ए डॉट बी डॉट सी इज ए डॉट बी सी, ये बराबर आने चाहिए यहाँ पे, है ना। तो जाहिर सी बात है, आप कोई भी 3 नेचुरल नंबर लेके चेक करके देखना, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। ये आप करना, खुद ट्राई करना इसको, ठीक है। ये आप खुद देखना ट्राई करके कि आप कोई भी 3 आप नेचुरल नंबर उठाइए, जब आपको मल्टीप्लाई करोगे ना ऐसे इस तरीके से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ये इक्वल आएगी। ये आप खुद करना, आप ट्राई यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसमें एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी यहाँ पे, है ना। जो थर्ड थी मोनोइड बनाने के लिए, वो क्या था आपके पास? यस, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, यहां पे अब जी की जगह क्या आएगा आपके पास? एन। लेकिन हम नॉर्मली क्या लिखते थे? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई करने पे क्या आना चाहिए? ए, या फिर ई स्टार ए करने पे क्या आना चाहिए? ए। अब यहां पे देखो इस केस में क्या होगा? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, आप कोई भी नेचुरल नंबर लें, आप कोई भी नेचुरल नंबर लें, तो आपके पास यहां पे देखो ई, अब आपको पता नहीं होता बेसिकली क्या है, वो तो खुद एग्जिस्ट करेगा ना। अब आप यहां पे देखें कि आपके पास ई एज आइडेंटिटी एलिमेंट, और ऑपरेशन क्या था आपके पास यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन का, है ना। अब खुद सोचो, मैंने क्या बोला था कि आइडेंटिटी की जगह क्या रखना है? मीर रखना है। अब बताओ आप कि इस ए को आप किससे मल्टीप्लाई करो तो मुझे ए मिल जाए? 1 से। किससे मल्टीप्लाई कीजिए? 1 से। और 1 आपके पास नेचुरल नंबर में होता है, ये आइडेंटिटी होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पे बिलोंग करवा, यहाँ पे आपने सेटिस्फाई करवा दिया लेकिन वो सेट में है ही नहीं है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू एन, 1 बिलोंग्स टू एन सच दैट a इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा? a आएगा। दैट मीन्स 1 इज योर आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हमने बेसिक, है ना, जो ग्रुप का जो बेसिक था, इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो समझा अच्छे तरीके से, ठीक है। और उसमें हमने 1-2 एग्जांपल्स किए हैं, ठीक है। आपको फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं अभी, है ना। और आपके लिए होमवर्क यही रहेगा कि आपने जैसे अलग अलग चेंज करके देखना, जैसे फॉर एग्जांपल कि शो दैट सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म अ मोनोइड, रियल नंबर का लेके देखना, अलग अलग करके देखना है आपने, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना, ठीक है। बाकी हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।